हाँ जी बेटे, अब आप लोग ब्रेक ले चुके हैं और आप लोग ब्रेक ले चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी आगे की बात पे। बेटा अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 12 और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक और सवाल पीछे दे रखा है अपने को, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो यहां पर अपने को दे रखा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 19 ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 2 डिपार्टमेंट है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं करवा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप लोगों का आज का होमवर्क है। देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक फर्म विच हैज डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम has been asked to quote for a prospective contract. Okay? अब देखो इसने यहां पे इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म ने एक नए तरह का फायर अलार्म सिस्टम डेवलप किया है। एक नए तरह का जो फायर अलार्म सिस्टम है वो डेवलप किया है। बेटा मैंने आप लोगों को समझाया था कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट लगता ही तब है जब या तो वर्कर नया है या प्रोडक्ट नया है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो पुराना वर्कर है और प्रोडक्ट भी पुराना है उसकी लर्निंग स्टेज खत्म हो चुकी होगी। तो अगर प्रोडक्ट नया है और वर्कर पुराना है तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वर्कर पुराना है लेकिन प्रोडक्ट नया है तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट नया है, ठीक है, इसका मतलब वर्कर की लर्निंग स्टेज चल रही है और लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट लग रहा है। द कस्टमर रिक्वायर सेपरेट प्राइस रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर 100 यूनिट का है, सेकेंड ऑर्डर 60 यूनिट का है, थर्ड ऑर्डर 40 यूनिट्स का है। ठीक है, तो बेटा मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा 100, सेकेंड ऑर्डर आने के बाद में 160 और थर्ड ऑर्डर आने के बाद में 200। ओके, द फर्म एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस प्रकार है, कितना? डायरेक्ट मटेरियल 500 रुपए। ओके, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए हाईली ऑटोमेटिक। लो भाई साहब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा है डिपार्टमेंट ए जो है ये हाईली ऑटोमेटिक है। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए में जितना भी काम हो रहा है वो हाईली ऑटोमेटिक मशीनों से हो रहा है। अब ऑब्वियस बात है बेटा, वर्कर तो ऑटोमेटिक हो नहीं सकता, ऑटोमेटिक कौन होगा? मशीनें। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर लेकिन ये तो डायरेक्ट लेबर की बात है। बेटा डायरेक्ट लेबर की बात है, लेकिन आप समझो अगर एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो भी उसको संभालने के लिए तो एक वर्कर रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये हाईली ऑटोमेटिक मशीन डिपार्टमेंट ए में हाईली ऑटोमेटिक मशीनों से काम होगा और उन मशीनों को संभालने के लिए जो वर्कर है उसे 10 रुपीज पर आवर दिए जाएंगे। बेटा मैंने आपको समझाया था कि अगर काम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों से होता है तो वहां लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि मैनुअल वर्कर जो है वो सीखता है, ह्यूमन बीइंग सीखते हैं, मशीनें सीखती नहीं है। और बेटा इसलिए आप ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए पर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट बी जो है इसे स्किल्ड वर्कर कर रहा है और उसे 40 आवर्स लग रहे 15 रुपीज पर आवर की रेट से। वेरिएबल ओवरहेड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 20%। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड मुझे दे रखा है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का। ओके, क्वेश्चन कहता है
determine a price per unit for each of the three orders, assuming that the firm uses a markup of 25% on total cost and allow for 80% learning curve. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन तीनों ऑर्डर्स की सेलिंग प्राइस निकाल के बतानी है और आपको यह मान के चलना है कि हमें अपनी टोटल कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करना है और इसके अलावा लर्निंग कर्व रेशियो हमारा 80% है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये सब खास बातें नहीं है। खास बात है, अब जरा देखो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80% लर्निंग कर्व टेबल। अगर हम 80% लर्निंग कर्व टेबल को कभी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एक्सट्रैक्ट कुछ ऐसा रहता है। कैसा? 1 x 1 है। x क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। अगर हमारा प्रोडक्शन 1 है तो हमें 100% टाइम लगेगा, एवरेज टाइम। y इज एवरेज टाइम, ठीक है। अब ये कह रहा है लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन 1 का 1.3 हो गया तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि मेरा प्रोडक्शन अगर 30% इंक्रीज हो गया? बेटा 1 की जगह अगर मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 1.3 हो गया, इसका मतलब मेरा जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है वो अगर 30% बढ़ गया तो जो मेरा एवरेज टाइम है वो 91.7% रह जाएगा। सही बात है, y इज योर एवरेज टाइम। अगर मेरा प्रोडक्शन 40% बढ़ा तो मेरा एवरेज टाइम 89.5% रह जाएगा। अगर मेरा प्रोडक्शन 50% बढ़ा तो 87.6% हो जाएगा। मेरा प्रोडक्शन 60% बढ़ा तो मेरा एवरेज टाइम 86.1% हो जाएगा। दैट मींस अगर मेरा प्रोडक्शन इतने परसेंट बढ़ता है तो मेरा जो एवरेज टाइम है वो इतने परसेंट रह जाएगा। अब बात को समझो। अब यहां पे दिक्कत की बात सिर्फ ये है कि इन्होंने बोला क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 1 है, 1 से 1.3 हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन आपको 1 और 1.3 करके दिया है, लेकिन अगर परसेंटेज में बोले तो ये 100% है, 130%, 140%, 150%। बेटा 1 से 1.3 होना या 130% होना एक ही बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये वाली जानकारी तो आपको दे दी सिंपल डेटा में और ये वाली दे दी परसेंटेज में। इन्होंने इसे 130% की जगह 1.3 लिख दिया और इसको इन्होंने फुल परसेंटेज में लिख दिया, ठीक है। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जानते हैं 1.3 का मतलब वैसे भी 130% होता है। अच्छा, x रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस टू डेट एक्सप्रेस्ड इन अ मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर। ये बोल रहा है ये जो x आपको दे रखा है ये इनिशियल ऑर्डर के मल्टीपल में दे रखा है। जैसे यहां पे 1 का मतलब है पहले ऑर्डर की 100 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मेरा इनिशियल ऑर्डर 100 का है तो यहां 1 का मतलब है 100 यूनिट। अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 1.3 हो गया, दैट मींस मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 30% बढ़ गया, दैट मींस 130 यूनिट्स। 1 जो है वो इनिशियल 100 यूनिट के ऑर्डर को शो कर रहा है और आगे जो है वो उसी के मल्टीपल्स हैं। तो 1 का 1.3 हो गया, दैट मींस 100 की जगह 130 यूनिट्स हो गई। 1 का 1.4 हो गया, दैट मींस ये आपका हो गया 140 यूनिट्स। 1.5 मतलब 150 यूनिट। अगर 100 यूनिट को बनाना 1 के बराबर है तो 1.5 का मतलब हो गया 150 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मुझे बोला कि ये इनिशियल ऑर्डर वाले 100 यूनिट है और ये उसी के मल्टीपल है और इस मल्टीपल के हिसाब से ये मुझे एवरेज टाइम की जो परसेंटेज है वो यहां पे गिवन है। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार तो मुझे यहां पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पर चलो आगे सुनते हैं। आगे कहता है एक्सप्रेस परसेंटेज y इज द लर्निंग कर्व फैक्टर फॉर गिवन x वैल्यू
expressed as a percentage of the cost of initial order। और ये बोल रहा है कि ये जो आपको y की परसेंटेज दे रखी है, ये इनिशियल ऑर्डर की जो कॉस्ट है उसके परसेंटेज में दे रखी है। बेटा एवरेज टाइम या एवरेज कॉस्ट दोनों एक ही बात है, क्योंकि वेज रेट पर आवर तो सेम ही रहनी है। तो आप टाइम की परसेंटेज बोलो या कॉस्ट की परसेंटेज बोलो, बात एक ही है। जैसे अगर मैंने कहा 10 घंटे मैंने काम किया, 10 रुपए की रेट है तो 100 रुपए, ठीक है। दूसरा यूनिट बनाने में मुझे लगे 9 घंटे, तो 9 घंटे इंटू 10 रुपए की रेट है 90 रुपए। अब मैं 100 रुपए और 90 रुपए बोलूं या 10 घंटे और 9 घंटे बोलूं, बात एक ही है। मतलब लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट में चाहे मैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालूं या मैं एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट निकालूं, बात एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा चेंज के पॉइंट से बोल दिया कि ये जो परसेंटेज है ये कॉस्ट की परसेंटेज है। अब भले ही इन्होंने कॉस्ट की परसेंटेज बोला हो, पर बात वही है, कॉस्ट की परसेंटेज और लेबर आवर्स की परसेंटेज एक ही बात है, क्योंकि जो लेबर आवर जितने कम होंगे आपकी कॉस्ट भी उतनी कम होगी, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास है और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, डिपार्टमेंट ए में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें हैं, तो डिपार्टमेंट ए में लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। डिपार्टमेंट बी में स्किल्ड लेबर है, तो वहां पे लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट काम करेगा और वो भी इस टेबल के मुताबिक करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहला वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखें वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए। वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज फुल्ली ऑटोमेटिक, is fully automatic. Therefore, learning curve concept will not apply on डिपार्टमेंट ए। बेटा डिपार्टमेंट ए फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसलिए डिपार्टमेंट ए पर लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि मशीनें सीखती नहीं है, इंसान सीखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लेबर आवर्स एंड टोटल लेबर आवर्स। हाँ जी बेटा, यहां पे मुझे कैलकुलेट करने हैं एवरेज लेबर आवर्स और टोटल लेबर आवर्स। तो आइए बेटा, मैंने यहां पे कर दिया ऑर्डर्स, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के बाद में एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट, देन टोटल लेबर आवर्स, एंड लास्ट इंक्रीमेंटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स एंड इंक्रीमेंटल लेबर आवर्स। बेटा जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर है उसमें 100 यूनिट्स मुझसे मांगी गई हैं। तो बेटा पहले ऑर्डर में अगर मुझसे 100 यूनिट मांगी गई है तो ऑब्वियस बात है मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन भी कितना होगा, 100। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको नीचे जो कॉस्ट एस्टिमेट दिया गया है पर यूनिट वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो आप नीचे देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर में एक यूनिट बनाने में हमारे वर्कर को 40 घंटे का टाइम लगा है। तो बेटा हमारे वर्कर को फर्स्ट ऑर्डर में एक यूनिट बनाने में 40 घंटों का टाइम लगा है। दैट मींस उसे फर्स्ट ऑर्डर के 100 यूनिट बनाने में टोटल 4000 घंटों का टाइम लगा है। अब जरा सोचो, हम पहले खाली बैठे और फिर अचानक से हम लोग 100 यूनिट बनाने के लिए 4000 घंटे काम करें, तो बताइए बेटा इस ऑर्डर के लिए
मेरी इंक्रीमेंटल वर्किंग कितनी है? 4000 घंटों की। अच्छा, अब जरा सुनो, मेरे पास सेकंड ऑर्डर आया 60 यूनिट्स का। तो सेकंड ऑर्डर अगर मेरे पास 60 यूनिट्स का आया तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो गया है 160 यूनिट्स का। अब आप जल्दी से मुझे बताइए ये कितना मल्टीपल है? 160 इनिशियल ऑर्डर का कितना मल्टीपल है? 1.6। बेटा हमारा जो प्रोडक्शन है ये 60% बढ़ गया, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो 160% हो गया। और आप लोग जानते हैं 160% को आप क्या बोलोगे? 1.6। अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन को इनिशियल ऑर्डर के मल्टीपल के रूप में देखूं तो आप देखो 160 अपॉन 100, ये जो 160 यूनिट है ये पहले ऑर्डर का कितना मल्टीपल है? 1.6। 160 अपॉन 100 1.6। अब नीचे देखो टेबल में, अगर 1.6 है तो हमें इनिशियल ऑर्डर में जो टाइम लगा था उसके मुकाबले हमें जो एवरेज टाइम लगना चाहिए वो 86.1% लगना चाहिए। तो लीजिए बेटा 40 आवर्स लग रहे थे एक यूनिट बनाने में इनिशियली, इसमें टेबल के मुताबिक हमें टाइम लगना चाहिए 86.1%। तो लीजिए बेटा मैंने इसे कर दिया 86.1%। तो लीजिए बेटा 40 इंटू 86.1%, दैट मीन्स मुझे ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 34.44। तो बेटा टोटल टाइम मुझे लगेगा 5510.4। अब जल्दी से सोच के बताओ बेटा, पहले 100 यूनिट 4000 घंटे में पूरे हो गए, लेकिन 160 यूनिट कंप्लीट हुए 5510.4 आवर्स में। इसका मतलब यह हुआ कि ये 60 यूनिट बनाने में, ये वाले 60 यूनिट बनाने में मुझे 1510.40 आवर्स का टाइम लगा है। तो बेटा मुझे ये 60 यूनिट बनाने में जो टाइम लगा वो लगा 1510.40। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास आया थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर में हमने 40 यूनिट और बनाए, तो हमारा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो गया है कितना? 200। अब मुझे तो देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, प्रोडक्शन डबल हो गया। और अगर प्रोडक्शन डबल हो गया तो एवरेज टाइम अब मैं सीधे लर्निंग कर्व रेशियो से निकाल सकता हूं। तो अगर मेरा प्रोडक्शन डबल हो गया है और मेरा लर्निंग कर्व रेशियो 80% है, तो दैट मींस जो मुझे एवरेज टाइम पर यूनिट लगेगा वो मुझे लगेगा 32 आवर्स। और आप चाहें तो आप ध्यान से देखो टेबल में, अब 100 का 200 कितना मल्टीपल है? 2। बेटा 200 अपॉन 100 2 आ गया, मतलब 200 यूनिट 100 यूनिट का कितना मल्टीपल है? 2 टाइम्स। और अपनी टेबल में देखो, अगर आपका प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इनिशियल ऑर्डर का 2 टाइम्स है तो आपका जो टाइम है वो 80% रह जाएगा। ध्यान से देखो टेबल में भी देखो 80% दे रखा है। वैसे मुझे टेबल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि प्रोडक्शन मुझे पता है सीधे डबल हो रहा है, और डबल हो रहा है तो मैं डायरेक्टली लर्निंग कर्व रेशियो अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया 80%। तो 200 यूनिट बनाने में 32 के हिसाब से टाइम लगा 6400 आवर्स। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे 5510 आवर्स लगे 160 यूनिट बनाने में, और 200 यूनिट बनाने में लगे 6400 आवर्स। तो आप मुझे बताइए 160 के बाद ये 40 यूनिट्स बनाने में हमें कितना टाइम लगा? बेटा ये 40 यूनिट्स बनाने में हमें टाइम लगा 889.6 आवर्स। 889.6 आवर्स। तो लीजिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, मैंने तीनों ऑर्डर्स में लगने वाला टाइम कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब मुझे निकालनी क्या है? तीनों ऑर्डर्स की सेलिंग प्राइस, और वो बहुत ही सिंपल काम है।
आइए बेटा, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब तो बहुत सिंपल सा रह गया सवाल। ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर, ये है मेरा सेकंड ऑर्डर, और ये हो गया है थर्ड ऑर्डर। तो लीजिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये मैंने तीनों लिख दिए। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। बेटा आपको पता है 1 यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 500 रुपए का, 500 रुपीज का, आपको मालूम है। अब बेटा आप लोग जानते हैं कि लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट का कोई भी इफेक्ट कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 500 ही रहेगी, आप कितने भी यूनिट बनाओ उससे कोई फर्क। अब 100 यूनिट बनाने के 100 यूनिट की कॉस्ट हो गई है 500 के हिसाब से 50,000। सेकेंड ऑर्डर में 60 यूनिट बनाए, उनकी कॉस्ट है 30,000, और थर्ड ऑर्डर में हमने 40 यूनिट्स बनाए, उनमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 20,000। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डायरेक्ट लेबर की बात करें तो डायरेक्ट लेबर में अगर अपन लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट लेबर में बेटा सबसे पहला आता है डिपार्टमेंट ए, और आप लोगों को मालूम है कि बेटा डिपार्टमेंट ए हाईली ऑटोमेटिक है, इस पर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो बेटा 20 घंटे लग रहे हैं 10 रुपीज पर आवर की रेट से, तो ये होते हैं 200 रुपए। अब बेटा एक यूनिट बनाने की कॉस्ट है 200 रुपए, तो 100 यूनिट बनाने के हो गए 20,000, 60 यूनिट बनाने के हो गए 12,000, और 40 यूनिट बनाने के हो गए 8,000। आप ध्यान से देखिए बेटा, मैंने 200 रुपए में बिल्कुल भी अमाउंट कम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये फुल्ली ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट है, और फुल्ली ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट में लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। लेकिन डिपार्टमेंट बी की जो वर्किंग है बेटा वो मैनुअल वर्किंग है, और वो मैनुअल वर्किंग है तो ऑब्वियस बात है यहां पे लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो जरा देखिए, अब यहां पे देखो बेटा 1 घंटे की रेट है 15 रुपीज, तो बेटा पहले 100 यूनिट बनाने में मुझे 4000 आवर्स लगे, और 15 रुपीज पर आवर के हिसाब से देखें तो बेटा ये मेरी लेबर कॉस्ट हो गई है 60,000। बेटा अगले 60 यूनिट बनाने में मुझे 1510.4 आवर्स लगे, और 15 रुपीज के हिसाब से देखें तो 1510.4 में 15 रुपीज के हिसाब से जो मेरी लेबर कॉस्ट लगी वो है 22,656। कितनी? 22,656। अच्छा, थर्ड ऑर्डर में बेटा जो 40 यूनिट्स हमने बनाई उसमें हमें टाइम लगा 889.6 आवर्स, तो बेटा 889.6 आवर्स हमें लगे, और 15 रुपए के हिसाब से देखें तो हमारी लेबर कॉस्ट हो गई है 13344। तो मैंने डिपार्टमेंट ए की लेबर कॉस्ट निकाल दी डायरेक्टली, क्योंकि इसमें लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, और डिपार्टमेंट बी की जो लेबर कॉस्ट है वो मैंने निकाली लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ओके, आगे चलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 20%, तो लीजिए बेटा वेरिएबल ओवरहेड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 20%, तो बेटा यहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 80,000, तो 80,000 का 20% हो जाएगा 16,000। इधर देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 34,656 का 20%, 34,656 का 20% 6931.20, और ये हो जाएगा टोटल 21,344 का 20%, 21,344 का 20% 4268.80, 4268.80। ओके बेटा, वेरिएबल ओवरहेड के बाद में फिर हम लोग आगे आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स पे।
बेटा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट दे रखी है डिपार्टमेंट ए में 8 रुपीज पर आवर और डिपार्टमेंट बी में भी दे रखी है 8 रुपीज पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड। डिपार्टमेंट ए, हाँ जी बेटा डिपार्टमेंट ए की बात करें तो डिपार्टमेंट ए में हमें कितना टाइम लगा बेटा 100 यूनिट आप बनाते हो पहले ऑर्डर में और एक यूनिट बनाने में अगर आपको 20 आवर्स लग रहे हैं दैट मींस आपको 2000 आवर्स लग गए। अच्छा इंटू फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर है 8 रुपीज तो 2000 इंटू 8 ये हो गया 16,000। 60 यूनिट बनाई 20 आवर्स लगे इंटू 8 रुपीज तो ये हो जाएगा 9600। बेटा ये हो गया 60 इंटू 20 इंटू 8 9600। फिर यहां पे आएगा बेटा 40 यूनिट्स हमने बनाई 20 आवर्स पर यूनिट लगे और यहां पे हो गया 8 रुपीज पर आवर तो ये हो गया है हमारा 6400। अच्छा फिर आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट बी की। डिपार्टमेंट बी की बात करें तो बेटा डिपार्टमेंट बी के जो लेबर आवर्स हैं वो मुझे पता है ये रे 4000 1510 889 तो इनसे निकाल देते हैं। डिपार्टमेंट बी में मुझे 4000 आवर्स लगे पहले ऑर्डर में इंटू 8 रुपीज तो हो गया 32,000। दूसरे ऑर्डर में मुझे लगा 1510.4 आवर्स इंटू 8 1510.4 इंटू 8 यह आ गया 12083.20। ठीक है। और बेटा तीसरे ऑर्डर में मुझे टाइम लगा 889.60 तो इंटू 8 रुपीज के हिसाब से देखें 889.6 इंटू 8 तो ये हमें लगा 7116.80 7116.80 ये मेरा फिक्स्ड ओवरहेड यहां पे लग गया। अब बेटा मैंने सारे खर्चे जोड़ लिए हैं तो मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होगा 50,000 20,000 60,000 16,000 16,000 और 32,000 कुल मिलाकर होता है 1,94,000। 30,000 12,000 22656 6931.2 9600 12083.2 तो कुल मिलाकर आ रहा है 93270.40 93270.40। 20,000 8,000 13344 4268.8 6400 7116.8 तो कुल मिलाकर बेटा ये आ रहा है 59,129.60 तो आ गया 59,129.60। अब क्वेश्चन कहता है कि हम अपनी कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के माल को बेचते हैं। तो बेटा मेरे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है। अब मैं सोच रहा हूं अगर मैं अपनी टोटल कॉस्ट में ऐड कर दूं प्लस कर दूं प्रॉफिट और वो भी कितना 25%। तो लीजिए बेटा 1,94,000 का 25% तो वो है 48500 और इसे जोड़ने पर बेटा मेरे पास आ जाएगी सेल्स वैल्यू और मेरे पास सेल्स वैल्यू आ जाएगी 242,500। बेटा सेल वैल्यू में अगर अपन डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स 100 से और नंबर ऑफ यूनिट 100 से अगर अपन डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट और हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो हो जाएगी 2425। अब यहां पे देखिए बेटा 93
270.4 इंटू 25%, तो हमारा प्रॉफिट है 23317.60। जोड़ने पर सेल वैल्यू आ जाएगी बेटा 116,588 और बेटा ये जो कॉस्ट है ये आ रही है 60 यूनिट्स की, वो सेलिंग प्राइस, ये सेल वैल्यू है 60 यूनिट्स की। तो बताइए बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 1943.13। तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई है 1943.13। अब बेटा मेरी कॉस्ट है 59129.6 प्लस कर दीजिए 25% और 25% होता है 59129.6, इसका 25% करेंगे तो आ जाएगा 14782.4, तो आ जाएगा 14782.4, 14782.4 ये आ जाएगा प्रॉफिट। इसे जोड़ने पर सेल वैल्यू आएगी 7373912। तो बेटा अगर मैंने प्रॉफिट को जोड़ दिया तो सेल वैल्यू आ गई 73912 और ये सेलिंग प्राइस है, ये सेल वैल्यू है 40 यूनिट्स की। तो बताइए बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 1847.8, 1847.8। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी 1847.8। ठीक है, तो लीजिए बेटा हमारी सेलिंग प्राइस हो गई है 1847.8। तो पहले ऑर्डर की सेलिंग प्राइस, दूसरे ऑर्डर की सेलिंग प्राइस, तीसरे ऑर्डर की सेलिंग प्राइस, ये तीनों जो है ये मेरे पास यहां पर आ गई है और बात खत्म। ठीक है, काम कंप्लीट। चलिए बेटा, तो ये थी बात इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट ए है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और डिपार्टमेंट ए फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो बेटा इस पे लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट बी जो है उसमें मैनुअल वर्किंग है, वो स्किल्ड वर्कर उसे काम को कर रहा है और स्किल्ड वर्कर उस काम को कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट बी में अप्लाई करेगा। तो मैंने डिपार्टमेंट बी में लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, लेकिन डिपार्टमेंट ए में मैंने लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलिए। तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये कहता है M Limited manufactures a special product purely carried out by manual labor. It has a capacity of 20,000 units. It estimates the following cost structure. बेटा इसका जो cost structure है वो कुछ इस प्रकार है। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड 30 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज। एक बात ध्यान रखना, इसने आपको क्लियरली बोला है कि डायरेक्ट लेबर 1 आवर पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट को बनाने में 1 घंटे का समय लगता है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड सेट मैक्सिमम कैपेसिटी अपने को दे रखा है 1,50,000। अब ध्यान से देखो इधर बेटा, बिल्कुल मिलता जुलता एक बात हम पहले भी ले चुके हैं। यहां पे बेटा फुल कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स की और फुल कैपेसिटी पर फिक्स्ड ओवरहेड है 1,50,000। दैट मींस फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर 7.5 है। बेटा 1 घंटे का फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 7.5 रुपए। तो 20,000 आवर्स की कैपेसिटी है, 20,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है और बेटा हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी पर हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है 1,50,000। दैट मींस हमारा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना है? 7.50। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं।
क्वेश्चन कहता है, क्या बोल रहा है? इट इज एस्टिमेटेड दैट एट करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी ईच यूनिट रिक्वायर 1 आवर फॉर द फर्स्ट 5000 यूनिट्स। सवाल कहता है बेटा कि करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो हमारी है उसमें हर एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटे का समय लगता है पहले 5000 यूनिट में। इसका मतलब पहले 5000 यूनिट अगर आप बनाते हो तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है। सब्सिक्वेंटली इट इज पॉसिबल टू अचीव 80% लर्निंग कर्व, और बेटा इसके बाद में हम लोग 80% का लर्निंग कर्व एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द मार्केट कैन एब्जॉर्ब फर्स्ट 5000 यूनिट्स एट ₹100 पर यूनिट, और मार्केट जो है वो पहले 5000 यूनिट 100 रुपए की रेट में ले सकता है। अब सुनो, व्हाट शुड बी द मिनिमम सेलिंग प्राइस एक्सेप्टेबल फॉर एन ऑर्डर ऑफ 15,000 यूनिट्स फॉर अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। अब ध्यान से सुनो, इसने मुझसे नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं पूछी है, इसने मुझसे मिनिमम सेलिंग प्राइस पूछी है। इसने मुझे बोला कि अगर 15,000 यूनिट के लिए मेरे पास एक कस्टमर आता है तो बताइए उस कस्टमर से हम कम से कम कितने पैसे चार्ज करें। अब जरा सुनना बेटा, आप लोग जानते हो कि अगर मैं 5000 यूनिट बनाऊं तो भी फिक्स्ड ओवरहेड उतना ही लगेगा, 1.5 लाख का। अगर मैं 15,000 यूनिट और बनाता हूं तो भी मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वही लगेगा, 1.5 लाख रुपए का। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर अपन 15,000 यूनिट एक्स्ट्रा लगाते हैं, बनाते हैं, तो सिर्फ 15,000 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट ही एक्स्ट्रा लगेगी, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताइए कि 15,000 यूनिट बनाने के लिए मैं कम से कम कितनी प्राइस कोट कर सकता हूं, जितना मेरी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना बेटा, 15,000 यूनिट बनाने के लिए मैं कम से कम उतनी प्राइस कोट कर सकता हूं जितना पैसा 15,000 यूनिट बनाने के लिए मेरी जेब से अलग से लग रहा है। और आपको पता है जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है वो सिर्फ वेरिएबल वाला लगता है, और एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ वेरिएबल वाला लगता है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो मेरी इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं 15,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाता हूं तो इस 15,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में जो रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे मुझे कम से कम उतने पैसे अपने क्लाइंट से लेने हैं। मतलब वही मेरी क्या है, वही मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखें बेटा, अगर इस क्वेश्चन में मुझसे बोलता नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब मुझसे नॉर्मल कॉस्टिंग पूछता, तो फिर मैं यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड को भी लेता। लेकिन इसने मुझसे पूछा है मिनिमम सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब हम कम से कम क्या प्राइस चार्ज कर सकते हैं वो बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मिनिमम सेलिंग प्राइस तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही होती है, क्योंकि इस 15,000 यूनिट को बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लग रही, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है। तो जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही होगी। तो जरा देखिए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। आइए बेटा लेबर आवर्स की बात करें। सबसे पहला मैंने यहां पे कर दिया क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, फिर आ जाएगा एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट, और फिर आ जाएगा टोटल लेबर आवर्स। बेटा सबसे पहला मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट का। एक यूनिट बनाने में ऑन एन एवरेज 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 5,000 यूनिट बनाने में 5,000 घंटों का टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि पहले 5,000 यूनिट बनाने में पर यूनिट 1 घंटे का टाइम लग रहा है, दैट मीन्स 5,000 घंटे। अच्छा, अगर ये प्रोडक्शन डबल हो जाए 10,000, तो डायरेक्टली मैं 80% का लर्निंग कर्व रेशियो लगा सकता हूं।
तो 1 घंटे का 80%, ये लीजिए। तो बेटा मुझे जो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट लगेगा वो लगेगा 0.8। तो 10,000 यूनिट बनाने में टोटल लगे 8,000 घंटे। अच्छा, अगर प्रोडक्शन डबल हो जाए 20,000, तो 10,000 का डबल हो गया 20,000, तो सीधे 80% का लर्निंग कर्व रेशियो लगा दूं, तो 0.80 का 80% 0.64। तो लीजिए बेटा 0.64 इंटू 20,000, तो ये आ गया है 12,800। ठीक है। अब बेटा मुझे ये पता करना है कि 5,000 के बाद, 5,000 के बाद जो 15,000 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाई, 5,000 के बाद जो 15,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, उसे बनाने में कितना टाइम लगा? तो बेटा उसे बनाने में 7,800 आवर्स लगे हैं। 5,000 यूनिट के बाद अगली 15,000 यूनिट बनाने में, अगली 15,000 यूनिट बनाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 7,800 आवर्स। कितना? 7,800 आवर्स का टाइम लगा है। ठीक है। अब लीजिए बेटा, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सॉल्यूशन आइए, सबसे पहला आप लोग जानते हैं बेटा, लर्निंग से मटेरियल कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग तो जानते हैं बेटा, अगर हमारी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपीस की है पहले यूनिट के लिए, तो दूसरे यूनिट में भी 30 रुपए का लगेगा, तीसरे में भी 30 रुपए का, एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर बेटा ये हो गया है 4.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल। इसके बाद में बेटा मैं बात करता हूं लेबर की। तो ध्यान से देखो बेटा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए और एक यूनिट बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, तो लेबर कॉस्ट पर आवर भी क्या है? 20 रुपए। तो बताइए बेटा 7,800 आवर्स की 20 रुपीस के हिसाब से देखें तो हमारी लेबर कॉस्ट है 1,56,000। बेटा वेरिएबल ओवरहेड हमें दे रखा है 10 रुपीस पर यूनिट। अब बेटा वेरिएबल ओवरहेड हमें 10 रुपीस पर यूनिट दे रखा है, और बेटा ये यूनिट वाइज दे रखा है, आर वाइज नहीं दे रखा। अब ये यूनिट वाइज दे रखा है, आर वाइज नहीं दे रखा, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि इसका लेबर से कोई संबंध नहीं है, और लेबर से कोई संबंध नहीं है तो लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट की वजह से लेबर कॉस्ट तो कम होगी पर वेरिएबल ओवरहेड कम नहीं होगा। और वेरिएबल ओवरहेड कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड यहां पे यूनिट पर बेस्ड है, टाइम पर बेस्ड नहीं है। बेटा अगर ये वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर्स पे बेस्ड होता तो ये भी कम होता, लेकिन ये यूनिट पर बेस्ड है, और यूनिट पर बेस्ड है तो बेटा ये कम नहीं होगा। तो बेटा एक यूनिट का 10 रुपए है, तो ऑब्वियस बात है बेटा 15,000 यूनिट का हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो लीजिए बेटा 15,000 यूनिट का हो गया 1.5 लाख रुपए। तो बेटा मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली है, मैंने फिक्स कॉस्ट नहीं ली है। क्यों? क्योंकि आप लोग भली प्रकार से जानते हो 15,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी। इसका मतलब मेरी जेब से सिर्फ यही खर्चा रियल में लग रहा है, 15,000 यूनिट और बनाने के लिए सिर्फ यही खर्चा लग रहा है। तो यही खर्चा मैंने कंसिडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कहा है मिनिमम सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है, तो लीजिए बेटा इन सबको जोड़ने पर मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट 4,50,000, 1,56,000 और 1,50,000। कुल मिलाकर आ रहा है बेटा 7,56,000। कितना? 7,56,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और बेटा हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 15,000। तो लीजिए बेटा हमारे पास आ जाएगी इंक्रीमेंटल
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा मेरी इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 50.40। बेटा मेरी इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 50.4। तो आप जल्दी से सोच के बताओ कि अगर मेरी एक यूनिट को बनाने के लिए मेरी जेब से अगर 50 रुपए 40 पैसे खर्च हो रहे तो मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होगी? 50.4। ठीक है, तो लिखिए रिपोर्ट दी मिनिमम सेलिंग प्राइस per unit is always equal to our incremental cost per unit। बेटा जो आप कम से कम सेलिंग प्राइस लोगे वो कम से कम कितनी लोगे? जितनी आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है, इक्वल टू अवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज ₹50.40। और बेटा ये जो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट है ये कितनी है? 50.4। बात खत्म, 50.4। अच्छा जी बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा हम लोग और आगे चलते हैं और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। बेटा आपको इसमें समझ में आ गया कि मैंने इसमें फिक्स्ड ओवरहेड क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि 15,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कोई फिक्स्ड ओवरहेड एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा, और फिक्स्ड ओवरहेड जब एक्स्ट्रा खर्च हो ही नहीं रहा तो मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने के लिए उसे कंसिडर कर भी नहीं सकता। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं इंक्रीमेंटल कॉस्ट कि भैया जो काम चल रहा है वो तो चल रहा है, इस 15,000 यूनिट को बनाने के लिए अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा, ये तो कम से कम पैसे भी चार्ज करेंगे ये। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पीक्यू लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। पीक्यू लिमिटेड बेटा एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है। इट्स लेबर फोर्स हैज लर्निंग कर्व ऑफ 80%। दिस रेट इज नॉट एप्लीकेबल टू वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। ओके बेटा ये कह रहा है कि पीक्यू लिमिटेड जो है वो एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता है। बेटा ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता है। अगर यहां लिखा होता है ये मशीन इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता है तो मैं बोलता भाई साहब इसके ऊपर तो लर्निंग कर्व का रेशियो का लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम करता ही नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। बहुत बढ़िया भैया, ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता है। आगे सवाल कहता है लर्निंग कर्व रेशियो हमारा कितना है? 80%। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब भी प्रोडक्शन डबल होगा हमारा एवरेज टाइम 20% कम हो जाता है। ओके, दिस रेट इज नॉट एप्लीकेबल टू वेरिएबल ओवरहेड्स। लो भैया इसने क्लियर कर दिया कि लर्निंग कर्व का कोई भी इंपैक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स पे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है वो वही रहेगा जो लग रहा है लर्निंग से 80% लर्निंग कर्व रेशियो से आपके वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। और मेन बात ये है कि लर्निंग कर्व रेशियो का कोई भी इंपैक्ट वेरिएबल ओवरहेड पे नहीं पड़ेगा, ऐसा इसने हमको दे रखा है। अच्छा, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मैं लर्निंग कर्व का इंपैक्ट वेरिएबल ओवरहेड पे डालता ही नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड 2000 पर यूनिट। बेटा जब वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा पर यूनिट दे रखा है, पर आर नहीं दे रखा है,
दैट मींस टाइम के कम होने से इस कॉस्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये खर्चा टाइम पर बेस्ड नहीं है, यूनिट पर बेस्ड है, और ये यूनिट पर बेस्ड है, टाइम पर बेस्ड नहीं है। तो दैट मींस टाइम के कम होने से इस कॉस्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है। एक बात ध्यान से देखो, 8000 पर यूनिट है और आपको ये दे रखा है, यहां पे क्लैरिफाई कर रखा है 4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। दैट मींस 1 घंटे का खर्चा 2000 रुपए का है, 4 घंटे के 8000, 1 घंटे के 2000। ठीक है, एक यूनिट में 4 घंटे लगते हैं, एक यूनिट की लेबर कॉस्ट है 8000, तो 1 घंटे की लेबर कॉस्ट हो गई कितनी? 2000 रुपए की। अच्छा, आगे चलते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड मैक्सिमम कैपेसिटी पर है 1,50,000। अब ध्यान से देख लो बेटा, अगर इस क्वेश्चन में मुझसे डिसीजन मेकिंग करवाई तो मैं इसे नहीं लूंगा, क्योंकि ये इररेलेवेंट है। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी नहीं करो, कोई भी प्रपोजल लो, कोई भी प्रपोजल नहीं लो, लेकिन इस 1.5 लाख रुपए के खर्चे का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अगर मुझसे इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग करवाई तो ये इररेलेवेंट है, मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल कॉस्टिंग करवाई तो मैं ले लूंगा। अच्छा, आगे सुनिए। द कंपनी